गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जीत आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। देखिए, कल उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो कमिंग आरओ का फॉर्म जो आने वाला है उसका सिलेबस भी डाउनलोड कर दिया है। चूंकि फॉर्म आने की संभावना बहुत जल्दी ही है, तो इस उद्देश्य से एक ऑनलाइन बैच शुरू किया गया है जीत आईएएस में। तो ये जो लाइव बैच है, इसकी अभी तक 2 ही क्लास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हुई है, जिसमें एक यूनियन एंड इट्स टेरिटरी एंड सिटीजनशिप। तो आज नेक्स्ट क्लास होगी, वो होगी फंडामेंटल राइट। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये जो क्लास होगी आज, इससे संबंधित जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन से संबंधित है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, आज हम उन क्वेश्चनों पे डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ फंडामेंटल राइट क्लास को भी लेंगे। ये क्लास लाइव होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा फंडामेंटल राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 3 सेक्शन 3 भाग तीन में फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहूंगा, इनका कॉन्सेप्ट हमने यूएसए से लिया है। अब अधिकार बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। अधिकार, अगर हम राइट की बात करते हैं, राइट ये 2 प्रकार के होते हैं। एक फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट, और एक होते हैं लीगल राइट। लीगल राइट को वैधानिक अधिकार कहते हैं। ये जो फंडामेंटल राइट है, अगर बात आती है कि फंडामेंटल राइट को कौन प्रोटेक्ट करता है, कौन संरक्षण देता है, अगर इनको प्रोटेक्शन की बात आती है, संरक्षण की बात करते हैं, तो इन्हें सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट प्रोटेक्शन देता है। यानी मौलिक अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं आर्टिकल 32 के द्वारा, और 226 के द्वारा हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। यानी फंडामेंटल राइट का यदि उल्लंघन होता है तो पार्लियामेंट यदि चाहे तो सबऑर्डिनेट कोर्ट को यह राइट दे सकती है, लेकिन नहीं दिया है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे। लेकिन अगर संविधान की व्याख्या की बात आती है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करने की बात आती है, तो वो राइट केवल सुप्रीम कोर्ट को होता है। ये जो लीगल राइट होते हैं, देखिए, इन्हें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, या मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कह सकता हूं, ये संरक्षण देते हैं। यहां पर जो एक वर्ड आया है फंडामेंटल यानी मौलिक, मौलिक का क्या अर्थ होता है? मौलिक से तात्पर्य होता है ये बाय बर्थ, यानी ये ऐसे अधिकार होते हैं। मौलिक से तात्पर्य ये ऐसे अधिकार हैं, अधिकार जो किसी बालक को बाय बर्थ यानी जन्मजात प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। स्टूडेंट्स, यानी मौलिक अधिकारों को दिलाने की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वतः ही प्राप्त होते हैं। ठीक, देखिए, ये जो मौलिक अधिकार हैं, इनका जो मूल उद्देश्य है, मूल उद्देश्य ये व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए अनिवार्य माने गए हैं। विकास के लिए ये अनिवार्य माने गए हैं। ये राज्य के विरुद्ध हैं, और व्यक्ति के, राज्य और व्यक्ति की यदि बात की जाए तो राज्य की तुलना में ये व्यक्ति के फेवर में है। अब स्टूडेंट्स देखिए, एक नाम आया था केशवानंद बनाम केरल राज्य, एक नाम आता है केशवानंद बनाम केरल राज्यवाद। केरल एक राज्यवाद आया, तो ये कहता है कि जो हमारी पार्लियामेंट है, यानी संसद, पार्लियामेंट, ध्यान से समझना, पार्लियामेंट, संसद और राज्यों की जो असेंबली होती है, विधानसभा को इन्हें परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है। इन्हें परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब समझिए, अधिकार नहीं है। यानी जो हमारी पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट को ये बिल्कुल भी राइट नहीं है कि इनके साथ वो छेड़छाड़ करे। लेकिन यहां पर एक चीज देखने की है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट 7 थे, लेकिन 44 अमेंडमेंट क्या कहता है?
के द्वारा राइट ऑफ प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो संसद ने परिवर्तित तो कर दिया, और मैं कह रहा हूं कि यहां परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है। लेकिन मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है, यहां पर केशवानंद बनाम केरल राज्यवाद क्या कहता है, यदि ये परिवर्तन मौलिक अधिकारों के मूल ढांचे से संबंधित है, मूल ढांचा यानी ड्राफ्ट से संबंधित है, तो ऐसे में संसद को ये अधिकार नहीं है कि इनके साथ छेड़छाड़ कर दे। इनको चेंज कर सकती है, लेकिन बदलाव किया जा सकता है, लेकिन इनका मूल ढांचा और मूल भावना प्रभावित नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो ध्यान रखना, ये जो फंडामेंटल राइट होते हैं, राइट ये रद्द यानी कैंसिल नहीं किए जा सकते, ये ध्यान रखना है, इन्हें रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन यहां पर एक अपवाद है, यदि आर्टिकल 352 लगा हो। बच्चों 352 को हम नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपात कहते हैं। यदि राष्ट्रीय आपात लगा हो तो ऐसे में फंडामेंटल राइट रद्द हो जाते हैं। अब समझाता हूं, आगे पढ़ेंगे आप इस चीज को। जो इमरजेंसी पावर होती है, आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति को, वो 3 प्रकार की होती है। एक होता है राष्ट्रीय आपात, एक होता है राष्ट्रपति शासन यानी संवैधानिक तंत्र की विफलता, और एक वित्तीय आपात होता है। यदि राष्ट्रीय आपात लगे, 3 बार लगा है अभी तक राष्ट्रीय आपात, ठीक है, 1962, 65 और 75 में। अगर राष्ट्रीय आपात की स्थिति होगी तो ऐसे में मौलिक अधिकार रद्द हो जाएंगे। अर्थात यदि मेरे मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है और मैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाता हूं, तो कोर्ट मुझे प्रोटेक्शन नहीं देगा। समझ गए ना? यदि राष्ट्रीय आपात लगा हो तब। लेकिन उसमें भी एक चीज का ध्यान रखना है, भले ही राष्ट्रीय आपात लगा है, तो ऐसे में आर्टिकल 20 और 21 किसी भी स्थिति में रद्द नहीं होंगे, किसी भी स्थिति में ये रद्द नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आर्टिकल 20 और 21 रद्द नहीं होंगे। तो ये जो बात की गई है रद्द नहीं होंगे, एक 44 अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन, और ये संशोधन हुआ था 1978 में। इसमें ये निश्चित किया गया था, इसमें ये तय किया गया था, ये ध्यान रखना। अभी उत्तराखंड में किसी एग्जाम में आप लोगों से पूछा है कि कोई आर्टिकल दिया गया था कि निम्न में कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो विदेशियों को नहीं है। तो ये जो आर्टिकल है फंडामेंटल राइट, मैं यहां पर लिख देता हूं। ये जो फंडामेंटल राइट है, एक्चुअली में फंडामेंटल राइट ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, 35। तो इनमें से कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो विदेशियों को नहीं दिए गए हैं, कुछ अधिकार ऐसे हैं जो विदेशियों को नहीं है। बच्चों, हमारे देश में विदेशी लोग भी रहते हैं और नागरिक भी रहते हैं। नागरिकों के लिए सारे फंडामेंटल राइट हैं, लेकिन 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो विदेशियों को नहीं है। तो मैं यहां लिख देता हूं, नहीं है, जिनमें आर्टिकल 1 आता है 15, 16, 19, 29 एंड 30। ये आपको ध्यान रखना है। इनमें क्या क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक? ये नहीं है। तो जब हमारा संविधान बनाया गया था, जब हमारा संविधान बना तो उस समय फंडामेंटल राइट, एक्चुअली में ये जो फंडामेंटल राइट है ये क्या थे? ये 7 थे, 7। लेकिन क्या हुआ, एक 44 अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, ये 1978 में हुआ है। और इस संशोधन के द्वारा क्या हुआ, जो संपत्ति का अधिकार था, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, मैं लिख देता हूं, राइट ऑफ जो प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी इसको समाप्त कर दिया गया है, समाप्त कर दिया। तो जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी था, इसे आज फंडामेंटल राइट से समाप्त किया गया है, लेकिन इसे एक लीगल राइट यानी वैधानिक अधिकार के रूप में रख दिया गया। आज ये क्या है? एक वैधानिक अधिकार है, और इसकी जो व्यवस्था है ये आर्टिकल 300A में या 1 इसमें कह सकते हैं, यहां पर है। अब इसका मतलब क्या होता है?
प्लीज ध्यान से देखिए भाई, मान लीजिए मेरा एक फंडामेंटल राइट है और वो है प्रॉपर्टी का। जो जमीन मेरे नाम है वो मेरी है। अगर कोई इसे लेने की कोशिश करेगा, भले ही सरकार इसे लेने की कोशिश करे, तो मैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और सुप्रीम कोर्ट इन्हें प्रोटेक्ट करता है। तो सरकार चाहते हुए भी भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकती। तो जब देखिए संविधान बनाया गया था, उस समय इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही कम थी, यानी भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा नहीं थी, नेचुरल रिसोर्स बहुत ज्यादा थे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज आप देखते हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, 2011 के डाटा क्या कहते हैं कि वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 17.5% इंडिया में है, और 2021 के जो डाटा हैं वो तो 19 या 20%, अप्रोक्सीमेट 20% के आसपास है। और जो भारत के पास अगर ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन की बात करें तो वर्ल्ड के टोटल एरिया का 2.4% है, तो भीड़ भड़ाका तो होगा। अब स्टूडेंट्स, देश का अगर डेवलपमेंट करना है तो हमें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाने होंगे, जैसे पिथौरागढ़ में हम देख रहे हैं, है ना, वहां भी एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके साथ साथ रेलवेकरण भी करना होगा। इसके साथ साथ हमें नेशनल हाईवे भी बनानी पड़ेगी, तो उसमें लोगों की भूमि जाएगी। ठीक, तो जब भूमि जाएगी, अगर फंडामेंटल रहेगा तो लोग नहीं देना चाहते, तो वो तो कोर्ट चले जाएंगे, और कोर्ट चूंकि संरक्षण देता है तो वो उस आदमी के फेवर में डिसीजन सुनाएगा जिसकी जमीन है। तो ऐसे में गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो आज इसे फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है और एक लीगल राइट का रूप दे दिया गया है, जो इस चीज को कहता है कि राज्य भूमि का अधिग्रहण कर सकता है, लेकिन दो कंडीशन होंगी। भूमि का अधिग्रहण जो किया जाएगा वो पर्सनल हित के लिए नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कह दे भाई मोदी जी पिथौरागढ़ घूमने आए, किसी का रिसोर्ट पसंद आ गया, भाई ये मुझे दो। नो, भूमि का अधिग्रहण सार्वजनिक हित के लिए किया जाएगा। कोई सड़क बन रही हो, रेलवे बन रही हो, या कोई प्रोजेक्ट बन रहा हो, पहली कंडीशन। और राज्य क्या करेगा, जिसकी भी वो भूमि है उसको कंपनसेशन यानी मुआवजा दिया जाएगा। तो इसलिए राइट ऑफ प्रॉपर्टी को समाप्त कर दिया गया है। आज फंडामेंटल राइट जो हैं उनकी संख्या 6 है। तो कौन कौन से हैं, लेकिन उनको मैं लेकर चलता हूं। बच्चों, जो आज 6 फंडामेंटल राइट हैं, उनमें पहला फंडामेंटल राइट है समानता का अधिकार। देखिए, जो समानता का अधिकार होता है, अधिकार, समानता के अधिकार को हम कहते हैं इंग्लिश में राइट ऑफ इक्वलिटी। और ये जो फंडामेंटल राइट है, ये है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। दूसरा जो फंडामेंटल राइट है, राइट ऑफ फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता का अधिकार है, आर्टिकल 19 से लेकर के ये 22 तक है। अब तीसरे को मैं लेकर चलता हूं, वो है राइट अगेंस्ट ऑफ एक्सप्लोटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन अधिकार। बच्चों, ये आर्टिकल 23 से लेकर के 24 है। शोषण का अधिकार नहीं है, शोषण के विरुद्ध। नंबर 4 लेकर चलते हैं, राइट ऑफ रिलीजन यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बच्चों, अधिकार जो आता है ये आता है आर्टिकल 25 से 28। इसके बाद हम देखते हैं राइट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर यानी शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। बच्चों, इसके लिए भी 2 आर्टिकल दिए गए हैं, 29 और 30। फिर लास्ट 6 फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार दिया गया है, अधिकार। और स्टूडेंट्स, ये आर्टिकल 32 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां एक चीज का ध्यान रखिए, एक चीज को सब स्टूडेंट जानते हैं, इनको पढ़ाने से पहले थोड़ा सा और इंट्रोड्यूस कर देता हूं
कि जो लास्ट फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा, हार्ट एंड सोल की संज्ञा दी है। हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। क्यों दी है? क्योंकि जितने भी फंडामेंटल राइट हैं उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्यों हुआ है? क्योंकि अन्य फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्शन यही देता है, यानी अन्य मौलिक अधिकारों की सुरक्षा यही अधिकार करता है। यानी यानी किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम अनुच्छेद 32 के द्वारा कहां जाते हैं? हम जाते हैं कोर्ट जाते हैं, और कोर्ट संरक्षण देता है। अगर आर्टिकल 32 ना होता तो अन्य मौलिक अधिकार बेकार सिद्ध हो जाते। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो बच्चों मौलिक अधिकारों का उल्लंघन दो तरीके से होता है। एक तो ये हो रहा है कि मेरे मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन करे तो मुझे खुद जाना पड़ेगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। लेकिन एक ये है कि सरकारी कोई ऐसा कानून बना दे जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अपने आप से निर्णय ले लेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक, तो यहां पर आर्टिकल 14 से लेकर मैंने 32 तक डिस्कस किया, मतलब इन डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन मैंने तो आपको ये बताया था कि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। तो यहां दो आर्टिकल छूट गए हैं, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। तो मैं लेकर चलता हूं यहां पर आर्टिकल 12। देखिए स्टूडेंट्स, आर्टिकल 12 क्या कहता है? इसमें राज्य को परिभाषित किया गया है, या राज्य को परिभाषित किया गया है, परिभाषित या राज्य का मीनिंग बताया गया है। बात आती है कि राज्य कहते किसे हैं। देखिए, राज्य किसे कहते हैं? राज्य क्या है? राज्य क्या है? देखिए, सरकार द्वारा पोषित या राज्य द्वारा पोषित ऐसी द्वारा पोषित संस्था को राज्य की श्रेणी में रखा गया है। राज्य की श्रेणी में रखा गया है, यानी कोई भी ऐसी संस्था जो सरकार द्वारा संचालित होती है, राज्य की श्रेणी में रखा गया है, और उसे कानून बनाने का अधिकार हो, तो उसी को हमने राज्य कहा है। जैसे संसद क्या करती है? संसद संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाती है, तो इसे हमने राज्य की श्रेणी में रख दिया। ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेटर होता है, यानी विधानमंडल होता है राज्यों में, ये राज्य के लिए कानून बनाता है, तो इसको भी हमने विधानमंडल को राज्य की श्रेणी में रख दिया। ऐसे ही क्या होता है? लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायती राज है, पंचायती राज। तो बच्चों, ये जो पंचायती राज है, इसमें 29 विषय मैंने आपके बताए थे जिन पे काम करती है और नीतियां बनाती है, तो इसको भी हमने क्या कर दिया? राज्य की श्रेणी में रख दिया। यानी ऐसी संस्थाएं जो राज्य द्वारा पोषित होती हैं, जो कानून बनाती हैं, उनको हमने राज्य की श्रेणी में रख दिया। अब मैं आर्टिकल 13 को लेकर चलता हूं। आर्टिकल 13 एक्चुअली में आर्टिकल 13 क्या है? ये फंडामेंटल राइट को संरक्षण प्रदान करता है। अब फंडामेंटल जो राइट है, मौलिक अधिकार, उन्हें जो बेसिकली संरक्षण मिलता है, वो उनका उल्लंघन दो तरीके से होता है। अभी मैंने बताया भी था। एक तो यह है कि अनुच्छेद 32 जो होता है, उसमें 5 रीटें दी गई हैं, आगे पढ़ेंगे। एक बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबस कॉर्पस, एक परमादेश यानी मैंडेमस, एक अधिकार पर रक्षा यानी क्यो वारंटो, एक प्रतिषेध प्रोविजन, एक उत्प्रेषण यानी सेरेटरी। यानी मेरे मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन हो रहा है तो आर्टिकल 32 के दोबारा मैं कोर्ट जाऊंगा। और यहां पर क्या कह रहा है? यहां पर यदि राज्य कोई ऐसा कानून बनाए जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो, अधिकारों का उल्लंघन हो, तो ऐसे में क्या होगा? जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसे
रद्द कर देगा, रद्द यानी कैंसिल, रद्द कर देगा और इसी को रद्द कर देगा, शून्य कर देगा। इसको हम जुडिशियरी एक्टिविटीज्म या न्यायिक सक्रियतावाद भी कहते हैं। न्यायिक सक्रियतावाद भी इसे हम कहते हैं। देखिए, केशवानंद बनाम केरल राज्यवाद क्या कहता है कि संसद और विधानसभा को मौलिक अधिकारों को परिवर्तित या सीमित करने का अधिकार नहीं है यदि उनके मूल ढांचे से जुड़े हों। यानी मेरा कहने का मतलब यह है, इसमें संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन इसकी रूपरेखा, इसको जो ड्राफ्टिंग किया गया है, वो बिल्कुल प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, एक दिन मैंने पहले भी बताया था, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट का काम होता है संविधान के अनुसार काम करना। अगर वो संविधान के अनुसार काम नहीं करेंगे तो उन पर इम्पीचमेंट यानी महाभियोग लगा दिया जाएगा और पद से हटाया जा सकता है। आपने एक चीज सुनी होगी, जब कोई बिल प्रेसिडेंट के पास आता है तो उनके समक्ष 3 विकल्प होते हैं। नंबर 1, अनुमति देंगे। नंबर 2, उसे रिमाइंड करने के लिए, पुनर्विचार के लिए भेज देंगे। तीसरा, आप हमेशा के लिए अपने पास रख लेंगे। यदि प्रेसिडेंट को कोई बिल अच्छा नहीं लगा तो पुनर्विचार के लिए भेज रहे हैं। पुनर्विचार के बाद जब पुनः आता है, भले ही उसमें चेंज किया गया हो या ना किया गया हो, प्रेसिडेंट उस पर अपनी अनुमति देंगे। ये ध्यान रखना है, अगर नहीं देंगे तो संविधान का उल्लंघन है और उन्हें पद से हटाया जा सकता है। तो मुझे तो लगता है, खैर ऐसा होगा तो नहीं, इतने गरिमापूर्ण लोग संसद में बैठे हैं कि कोई बिल अनावश्यक प्रेसिडेंट से सिग्नेचर करा लिया जाए, लेकिन कराया भी जा सकता है। तो संविधान का जो उल्लंघन हो रहा है ना यहाँ, जो संविधान के अंगिष्ट कोई कानून बनना है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट क्या कर देता है, उस पर रोक लगा देता है। ठीक, अब मैं एक चीज बताता हूं, यहाँ पर ये जो हमारी गवर्नमेंट है, बेसिकली 3 चीजों से मिलकर बनती है बच्चों। एक होता है एल, एक होता है ई और एक होता है जे। एल माने लेजिस्लेटिव, इसे हम विधायिका कहते हैं, विधायिका। ई फॉर एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका होती है, पालिका। ये जुडिशियरी यानी न्यायपालिका होती है, न्यायपालिका। देखिए, विधायिका संसद है, विधायिका, इसका काम विधि बनाना है, इसका काम विधि बनाना है। कार्य इसमें तो सभी लोग होते हैं, चाहे रूलिंग पार्टी को हो या अपोजिट पार्टी के। ये कार्यपालिका, इसमें केवल रूलिंग पार्टी के लोग होते हैं। इसका काम होता है जो यहाँ विधि बनाई गई है उसे यहाँ लागू करना है, अप्लाई करना है। जुडिशरी का विधि से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर विधायिका ने कोई ऐसी विधि या कानून बनाया है जिससे संविधान का उल्लंघन हो, तो सुप्रीम कोर्ट उसको अपने आप रोक देगा। या कार्यपालिका इस तरीके से अप्लाई कर रही है उसे जिससे संविधान का उल्लंघन हो, तो न्यायपालिका उसे रोक देगी। इसको भी हम न्यायिक सक्रियतावाद या जुडिशरी एक्टिविटीज्म कहते हैं। ठीक, तो यहां क्या हो रहा है, यदि कोई ऐसा कानून बनाया है जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा देगा। यह है आर्टिकल 13। अब इसके बाद जो मैं लेकर चलूंगा, अब प्रॉपर आपके फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 से शुरू होंगे। लेकिन अभी अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूं। यहां पर आपका पहला पेपर है, ये बहुत इजी क्वेश्चन दिए गए हैं, बिल्कुल टफ नहीं है। तो आपको वो सोल्व करने हैं। और क्वेश्चन जब हम सोल्व करते हैं तो आपको मैं एक चीज बता देना चाहूंगा, जब भी आपके सामने कोई पेपर आता है तो हमें बहुत स्पीड में नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर आपका होना चाहिए। अगर आपने बहुत जल्दी पेपर भी कर लिया तो इनाम हमें नहीं मिलता, और प्रॉपर उसी टाइम पे निकलना होता है जब सब बच्चे निकलते हैं। तो हर क्वेश्चन को बहुत कूल होके पढ़ना है। कैसे पढ़ते हैं मैं क्वेश्चन पढ़ के दिखाऊंगा। भले ही उसका विकल्प ए सही हो, लेकिन फिर भी आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चनों में सारे आंसर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तब आपको करना है। ठीक, चलो अब चूंकि फिर टाइम शॉर्ट ना रह जाए, तो अब मैं क्वेश्चन उठाता हूं। पहला क्वेश्चन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का ज्ञान हुआ, क्या इसकी जानकारी हमें एडिक्ट यानी अभिलेख देते हैं? क्या लिटरेचर यानी साहित्य से मिलती है? क्या कोइन यानी सिक्कों से मिलती है? या
उत्खनन यानी एक्सकेवेटिंग, इससे मिलती है। इस उत्खनन को हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी कहते हैं। तो अब बताइए, सिंधु सभ्यता की जानकारी हमें किससे मिलती है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने रखा गया है। तो अभी तक जो मैं आंसर देख रहा हूं, सभी स्टूडेंट्स का जो आंसर आ रहा है सी बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि कोई एडिक्ट नहीं मिला है, लिटरेचर नहीं मिला है और सिक्के भी नहीं मिले हैं। कुछ लोग कहते हैं सिक्के मिले हैं, वो सिक्के नहीं थे, शील थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा लगा मुझे, पकी मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप कहां से मिला है? यानी खिलौने के रूप में एक मिट्टी का हल मिला था, जो इंडिकेट करता है कि सिंधु सभ्यता के लोग खेती करते थे। तो क्वेश्चन नंबर डालते रहिए और बताइए। 2 का आप ए कह रहे हैं, ए बिल्कुल राइट आंसर है। मैं आपको डिक्टेट कर देता हूं, ये बनावली से मिला है। और बनावली कहां है? बनावली हरियाणा में है। हरियाणा में बनावली है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लेकर चलता हूं। वैदिक काल में इंद्र के बाद दूसरा प्रमुख देवता था। वैदिक काल में इंद्र के बाद दूसरा प्रमुख देवता था। देखिए लाइव क्लास चल रही है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आप सी कह रहे हैं, शी, सभी का सी आ रहा है। बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस आप लोगों का है। 38 स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हैं। अब मैं इसे डिक्टेट कर देता हूं। इधर देखिए, वैदिक काल में इंद्र के बाद, चलो अब देखिए, ये जो वैदिक पीरियड की यदि हम बात करते हैं, इनके 33 देवता हैं, बहुदेववादी हैं। ये बहुदेववादी मोनोथिज्म कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं। ये 33 देवता, अंतरिक्ष के देवता, आकाश के देवता और पृथ्वी के देवता, ये प्रकृति पूजा के। इनके मुख्य देवता इंद्र हैं। इंद्र को हम पुरंदर भी कहते हैं, पुरंदर, क्योंकि ऋग्वेद में 275 बार नाम आया है। ये युद्धों के देवता हैं। दूसरे अग्नि हैं, अग्नि ये माध्यम की देवी है। स्टूडेंट्स एक्चुअली में क्या करते हैं, ये लोग यज्ञ करते हैं। सपोज दैट मैं यज्ञ कर रहा हूं, तो उसमें घी, दूध, सामग्री की आहुति देते हैं, तो उससे धुआं निकलता है। तो ये धुआं कहां तक जाता है? ऊपर जाता है। यानी मेरा ये मानना है कि जो अग्नि ये माध्यम की देवी है। ये मेरी फीलिंग्स को गोड़ तक लेकर जा रही है, ठीक। और तीसरे इनके जो महत्वपूर्ण देवता हैं, वो आते हैं वरुण। ये मोरलिटी देखते हैं, यानी नैतिक आचरण के देवता। ये चौथा जो क्वेश्चन है, एक्चुअली में ये रिव्यू ऑफिसर की जो क्लास है, उसमें ये क्लास लेनी थी मुझे, और आज स्टूडेंट लेट से जुड़े, और ये तमिल लैंग्वेज का टॉपिक है, टफ टॉपिक है, तो मैंने ये टॉपिक न कराकर मोरियाज कराया, लेकिन यहाँ के क्वेश्चन मैंने डाले थे। तो यहाँ क्वेश्चन दिया है, संगम पीरियड के चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो स्टूडेंट्स देखिए, जो मेरे मन में आता गया वो लिखता गया मैं, और आपको, लेकिन आंसर इसमें एक ही है। चलो मैं बता देता हूं। संगम पीरियड में 3 डायनेस्टी पड़ते हैं, चोल, पांड्य, चेर। तो चोलों के 2 शासकों का नाम आया है, एक नाम कोच्चे नगनान है और एक करिकाल है। तो ये सबसे योग्य है, ये आंसर है। और करिकाल की विशेषता ये है, इसने श्रीलंका पर आक्रमण किया था और वहां के 11 राजाओं को पराजित किया। वहां से 16,000 सैनिकों को बंदी बनाकर लाया और उनके द्वारा कावेरी नदी के तट पर एक डैम बनवाया और पुहार नगर बसाया था। क्वेश्चन नंबर 5, बहुत जल्दी हमें नहीं है, ठीक है। पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक कौन है? पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, हाँ, क्या है ये? लेखक का नाम बताना है। बहुत बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, प्लीज कोऑपरेट कीजिए। पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, आप टेंशन मत लीजिए, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो जीत आई इसकी एक्टिविटी तेज हो जाएंगी। आपको सिलेक्शन दिलाकर ही भेजूंगा मैं, आप परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। क्वेश्चन, चलो अब मैं आपको डिक्टेट कर देता हूं। चलो, एक्चुअली में जो संगम पीरियड है, देखिए चूंकि भारत एक पेनिनसुला कंट्री है, तो यहां पर 3, यहाँ चोल हैं, यहाँ पांड्य हैं, यहाँ चेर हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो यहाँ बहुत से बंदरगाह हैं, जैसे वज्जी, तोड़नी, मुजरिस, सालियूर और कोलची,
और कुहार और अरिका मेडू। सी कोस्ट पे होने के कारण इनका ट्रेड रोम के साथ भी होता है ना, जिसकी जानकारी हमें प्लिनी अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका में देता है। एक पुस्तक और भी लिखी गई है जिसका नाम पेरिपल्स ऑफ द एरिथेरियन सी है, लेकिन इसके राइटर अज्ञात हैं। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, डी इसका आंसर है। फिर एक नाम आता है तोलकाप्यम कैसा ग्रंथ है। तोलकाप्यम कैसा ग्रंथ है, ये भी चोल डायनेस्टी से क्वेश्चन उठाया मैंने। तोलकाप्यम, तोलकाप्यम कैसा ग्रंथ है, प्लीज आप मुझे बताइए। सोनी डिमरी का आंसर आ रहा है। व्याकरण पता नहीं सही बता रही है या गलत, मुझे तो जानकारी नहीं, आज यही बताएगी। अनीता मैम भी कह रही हैं। चलो चलो चलो, कोई टेंशन की बात नहीं है। तोलकाप्यम जो है ये एक व्याकरण ग्रंथ है, यानी ग्रामर है, और इसे तोलकाप्यर ने लिखा था। तोलकाप्यर ने लिखा था, पियर, तोलकाप्यर। एक्चुअली में संगम काल, यहां संगम का मतलब क्या होता है, तमिल कवियों का एक संघ है जिसमें 3 संगम हुए थे, 3 संगम, ठीक। तो पहले संगम की अध्यक्षता जो की थी वो अगस्त ऋषि ने की थी, दूसरे की तोलकाप्यर ने की थी, और तीसरे की नक्कीकार ने की थी, ठीक। तो राइटर तोलकाप्यर हैं और लिखा है तोलकाप्यम, और ग्रंथ क्या है, व्याकरण। नेक्स्ट लेकर चलता हूं। तमिल साहित्य का बाइबिल किसे कहते हैं, तमिल साहित्य का जो बाइबिल है वो किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज कोऑपरेट कीजिए। चलो, तमिल साहित्य का बाइबिल, चलो मैं बता देता हूं, कुरल, कुरल, कुरल इसका आंसर है। अब देखिए, मैंने क्वेश्चन आपको अभी डिक्टेट कर ही दिया, मैं पूरा खोलना नहीं चाहता था उसे, लेकिन कर दिया। खैर, तोलकाप्यम का संबंध कौन से संगम से है, 7 का सी आप दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब 7 का सी हो चुका है ना, नेट से खोज के नहीं देंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। सोनी डिमरी, द्वितीय संगम काल, बिल्कुल राइट आंसर है द्वितीय, इसका आंसर द्वितीय है। ये जो संगम थे, संगम मैं लिख देता हूं, ये 9990 ईयर तक चले थे। प्रथम जो चला है 4440 ईयर तक चला, दूसरा चला है इतने तक, और तीसरा जो तृतीय चला था ये 1850 ईयर तक चला था। तो इसका राइट आंसर क्या है, दूसरा। हाँ, महावीर ने अपना पहला स्पीच कहां दिया था, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही नाइस क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9, प्लीज कोऑपरेट कीजिए। महावीर ने पहला उपदेश, देखिए कई बच्चे मुझे नहीं दिख रहे हैं, जैसे हमारी एक छोटी बहन है ना, बहुत स्टूडेंट क्लास से नहीं जुड़े हैं, सोफिया, समन नहीं है, नीलम कार्की नहीं है, जो रोज जुड़ते हैं बहुत लोगों को मैं देख रहा हूं। तो पहले का आंसर आप सी कह रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर आप कह रहे हैं। कैलाश गोस्वामी जी, सारनाथ नहीं है, क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए ध्यान रखना है। वैशाली में नो, हाँ, राजगृह। देखो यार, इसका आंसर सी है या क्या है, मैं सोच लेता हूं। राजगृह इसका आंसर है, सी भी नहीं है। सुन लीजिए, महावीर स्वामी ने पहला उपदेश राजगृह में दिया था और बुद्ध ने सारनाथ में दिया था, ठीक है बच्चे। मैं भी एक बार सोच लेता हूं, मैं भी थक जाता हूं शाम तक। नहीं, ठीक है, ए इसका आंसर है, ए। भावना जी, आपका आंसर ठीक है, और तो 5वें का दिया आपने आंसर। जैन और बौद्ध धर्म ने किस चीज को स्वीकार नहीं किया था, स्त्रियों का प्रवेश, संघ में स्त्रियों का प्रवेश, नॉन वायलेंस यानी अहिंसावर्त, कास्टिज्म यानी वर्ण व्यवस्था, और सी है अवतारवाद। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, 10वें का आंसर। महावीर स्वामी ने पहला उपदेश राजगृह में दिया था, तो किस चीज को स्वीकार नहीं किया है जैन और बौद्ध धर्म ने। यार आप लोग भी बच्चों ऐसा ही काम करते हो, आप एक ने जो डाल दिया वो डाल दिया। देखिए, अब एक लॉजिक लगाते हैं। देखिए, स्त्रियों का प्रवेश जैन, मैंने पढ़ाया था आपको, दिव्या आपका आंसर ठीक आ रहा है,
जैन धर्म में स्त्रियों को स्वतंत्रता मिली थी और बौद्ध धर्म में नहीं मिली थी, लेकिन महात्मा बुद्ध ने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश दिला दिया था। ठीक है, अहिंसा पे दोनों बल देते हैं, वर्ण व्यवस्था, लेकिन अवतारवाद का कॉन्सेप्ट नहीं है यहां पर। तो क्वेश्चन 10वें का आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निग्रंथ किन्हें कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 कॉपरेट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निग्रंथ किन्हें कहा जाता है? गीत। अलेवन का आंसर, चलो ठीक है, बिल्कुल नाइस आंसर है, बिल्कुल निग्रंथ। और मैं आपको बताना चाहूंगा, पार्श्वनाथ के शिष्यों को निग्रंथ कहा जाता था, और महावीर हाँ, और महावीर स्वामी जो थे, इनका बचपन का नाम वर्धमान था। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो ज्ञान प्राप्ति के बाद ये निग्रंथ, कैवल्य, महावीर और जिन कहलाए थे। ठीक है, ये आंसर। निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर का लक्षण सरफन था? यानी कौन से तीर्थंकर थे जिनका सिंबल सरफन था? 12 का आंसर आप सी दे रहे हैं, कमलेश जी और गीत खैरा जी, भावना। चलो ठीक आंसर आ रहा है, हंसा जी, दिव्या जोशी, बिल्कुल ठीक, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, रोमन बस्ती के साक्ष्य कहां से मिले हैं? संगम काल का क्वेश्चन आ गया है, फिर पॉलिटी के क्वेश्चन चलेंगे। चलो मैं बता दूं, कुछ बच्चों को पढ़ाया भी है रोमन बस्ती। एक्चुअली में पुहार और अरिकामेडू दो बंदरगाह होते थे चोलों के। ठीक है, पुहार एक सर्वदेशीय नगर था और अरिकामेडू की विशेषता यह थी, अरिकामेडू आंसर है, यहां से रोमन बस्ती के साक्ष्य मिले हैं, और रोमन का एक शासक होता था अगस्टस, उसके सिक्के भी मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस अधिनियम यानी एक्ट के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल को बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई थी? इस क्लास में मैंने परसों ही आपके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। अरे भावना जी, चलो बेटे अभी पढ़ाया नहीं है यहां। अच्छा एक काम कर लें, क्या कर लें, कोई बात नहीं, करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो सकता है? स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, सभी बहुत नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे रंग बिरंगे मेरे साथ जुड़े हैं, प्लीज कोऑपरेट कीजिए। 14 का आंसर बी कह रहे हैं आप, बिल्कुल राइट आंसर है, बिना रेकवाल जी। चलो बी। कल मैंने आपको बताया भी था कि 1892 के एक्ट की विशेषता ये थी कि भारतीयों को अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट चुनाव में भाग लेने का या अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू की गई, और भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? केंद्र में द्वैध शासन यानी सेंटर में डायरची सिस्टम किस एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया था? क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 कॉपरेट कीजिए, फिर दूसरी क्लास का भी टाइम हो रहा है, गुरुजी आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अपने भाग्य को आजमाना है। बिल्कुल राइट आंसर ज्योति चंदोला, बहुत बेहतर प्रदर्शन आप लोगों का हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है सी। देखिए 1919 का जो एक्ट था, इसमें क्या हुआ था? स्टेट में हुआ था, स्टेट में। और अगर हम सेंटर की बात करते हैं, सेंटर, तो सी इसका आंसर है। निम्नलिखित में किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन यानी की व्यवस्था की थी? यूनियन कॉन्सेप्ट को लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 16 अपडेट पे ध्यान दीजिए, टाइम शॉर्ट है, अभी क्वेश्चन बहुत बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि एक अखिल भारत का निर्माण किया जाएगा जो ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों से मिलकर होना था, लेकिन जो देशी रियासत स्वतंत्र रहना चाहे वो स्वतंत्र रह सकती है, लेकिन देशी रियासतों ने शामिल होना पसंद नहीं किया और सरकार की योजना असफल रही। आप लोग सोनी डिम, चलो वेरी नाइस, बहुत बेहतर प्रदर्शन आप लोगों का है। 1935 बिल्कुल राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कब अब फिर हिस्ट्री के 2-3 क्वेश्चन आ गए हैं।
कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल ने क्या मीमांसा या न्याय या सांख्य कौन सा दर्शन दिया था? क्वेश्चन नंबर सी। बिल्कुल बेबी क्वेश्चन है, जल्दी कीजिए। हाँ, कपिल मुनि ने कौन सा दिया था? क्वेश्चन नंबर 17। बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल गजब गजब सांख्य दर्शन इन्होंने दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व वैदिक काल, वैदिक साहित्य। पूर्व वैदिक काल, अब देखिए ये जो वैदिक काल होता है, वैदिक पीरियड, इसके दो सेक्शन होते हैं, एक होता है अर्ली और एक होता है लेटर। अर्ली, अर्ली और एक लेटर। अर्ली का मतलब होता है वैदिक काल, ठीक है, ये उत्तर वैदिक। तो कौन सी नदी ऐसी है जिसका सर्वाधिक नाम आया है? 18 का भी आंसर मेरे सामने अनीता मैम ने दिया है। सर्वाधिक वर्णित नदी, कॉपरेट कीजिए अनीता जी। सोनी डिमरी, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां आप कंफ्यूज हो गए हैं। सोनी डिमरी का आंसर राइट आ रहा है। यहां सर्वाधिक बार नाम वर्णित कौन सी है? वो है सिंधु, और सरस्वती सर्वाधिक पवित्र है। यहां पवित्र नहीं पूछा है, सर्वाधिक बार नाम किसका आया है। और यहां पर ध्यान रखिए, सरस्वती पवित्र नदी है ना? इसे नदीत्मा भी कहते हैं, नदियों की मां। अब नेक्स्ट लेकर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा वेद गद्य एवं पद्य में लिखा गया है? कौन सा वेद ऐसा है जो गद्य एवं पद्य में लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा वेद ऐसा है जो गद्य एवं पद्य में लिखा गया है? चलो, यजुर्वेद। अब आपको पता है कि ये जो क्षत्रिय थे इन्होंने उपनिषद लिखे थे। तो उपनिषदों का सार क्या है? ये धर्म पे लिखे गए हैं या विधि पर या योग पर या दर्शन पर? सामवेद आंसर नहीं है, 19 का बी यजुर्वेद है। 20 का आंसर क्या हो सकता है ये आपको बताना है। 20 गरिमा जी, जिगरी दिलदार, बहुत दिनों के बाद मुझे नजर आए हैं। और कमलेश यादव जी, आपका राइट, बिल्कुल राइट आंसर है। गरिमा आपका भी, गीत का भी। ये दर्शन फिलोसफी पर है, ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट दिया जा रहा है वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? यव अर्ली वैदिक पीरियड की फसल थी यव, लेटर वैदिक पीरियड की थी ब्री। ब्री का मतलब क्या होता है? चावल। और यव को इंग्लिश में बार्ले कहते हैं, इंडिकेट किया है 21 जौ। बिल्कुल राइट आंसर। मैं नेक्स्ट लेकर चलता हूं, ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? ब्री 22। चलो क्वेश्चन पूरे करने हैं, स्पीड बना देता हूं। ब्री उत्तर वैदिक काल का चावल है। अब मुझे 23 का क्वेश्चन दीजिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल फर्स्ट में, शेड्यूल 6 में शेड्यूल ट्राइब के लिए 4 स्टेट के नाम आए हैं। 22 का आंसर क्या हो सकता है? किस स्टेट का नाम इसमें नहीं है? क्या 23 पे को देखिए, 23 को देखिए, 23 दीपा जी क्वेश्चन का नंबर डालिए। 23 का डी आप कह रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है मणिपुर, ये इसका आंसर है। और इसके संग क्या इसमें 4 स्टेट के नाम है? मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और आसाम। तो यहां पर मणिपुर की जगह क्या होना चाहिए? मिजोरम। मिजोरम होना चाहिए, मिजोरम। अब मैं नेक्स्ट लेकर चलता हूं। निम्न में कौन राज्य सूची में है? राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में है। और इसमें 61 सब्जेक्ट हैं। यहां दिए गया है रेलवे पुलिस, कॉर्पोरेट टैक्स, सेंसस, और फिर दिया है सोशल एंड इकोनॉमिक प्लानिंग। क्या इसका आंसर हो सकता है?
क्वेश्चन बार बार आता है, जल्दी कीजिए। 24 का बी कह रहे हैं। चलो, सभी का आंसर गलत आएगा, परेशान मत होजिए। इधर देखो, ये सब ये तीनों संसूची के हैं। रेलवे पुलिस स्टेट लिस्ट का है। अब रेलवे पुलिस जो होती है, यहां पर ध्यान रखना है, इंडियन रेलवे संसूची का विषय है, लेकिन रेलवे की जो पुलिस होती है, रेलवे की जो पुलिस होती है, वो ध्यान रखना, वो राज्य सूची का विषय है। और दिल्ली पुलिस की यदि बात करें, वो संघ सूची का है, केंद्र सरकार की है। डरना नहीं है, प्लीज कंफ्यूज नहीं होना, किसी से भी पूछ लेना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? यानी इसका मतलब होता है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई गई थी, इसमें 389 सदस्य थे। तो वो कह रहा है कि ब्रिटिश प्रांतों से 292 आने थे, देसी रियासत से 93 आने थे, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 आने थे, या उपरोक्त सभी। देखिए, ये बिल्कुल डीस का आंसर आएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, जनरली हम आम बोलचाल में कहते हैं कि ब्रिटिश प्रांतों से 296 आए थे और 93 देसी रियासतों से, लेकिन उसमें से जो ब्रिटिश प्रांत हैं 292 आए हैं, और मैंने आपको परसों बताया भी था 4 ब्रिटिश कमिश्नरी होती थी, कमिश्नरी, और जिनमें एक नाम आता है दिल्ली, एक आता है कुर्गू, दिल्ली, कुर्गू, बलूचिस्तान, और एक अजमेर था जिसको हम मारवाड़ भी कहते हैं। चलो, पूरे हो गए हैं, यही क्वेश्चन थे। चलो स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा साथ आप लोगों का मिला, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आप लोगों का रहा। बीच बीच में इस तरीके से टेस्ट सीरीज में आपको मिलती रहेंगी। ओके, दैट्स ऑल। आफ्टर 5 मिनट नेक्स्ट क्लास के लिए आप रेडी हो जाइए।